हमारे दो नेबर हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों अपनी फ़ौजों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, दोनों एडवांस वो लोग जाएंगे 4 साल के बाद वो क्रिमिनल एलिमेंट्स बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता बनेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है फ़ौज के ऊपर। परेशानी तब है जब पूरा देश, पूरा विश्व ये देखता है कि लड़के आ रहे हैं। ऐसे लाखों प्रदीप मेहरा हैं, लाखों इस देश में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, ट्विटर पे डीएम हैं और वैसे भी मैसेजेस हैं लोगों के मेरे पास, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे, कि ज़रा समझाइए अग्निपथ है क्या, और ये जो बवाल हो रहा है अग्निपथ के पीछे, ये पूरा चक्कर है क्या। तो दोस्तों आज मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है वीडियो। और मैंने जो मेरे सीनियर थे, बुजुर्ग थे हमारे, जो बड़े हैं फ़ौज में, मैंने उनसे भी बात करी, उनके भी इनपुट्स लिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर जब हमारे सीनियर्स बताते हैं तब वो जो गैप्स हैं, बड़े क्रिटिकल गैप्स हैं ना, वो भर जाते हैं। फिर हमें एक मुकम्मल, एक पूरी, एक होल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी इशू की। ये जो अग्निपथ की स्कीम है, ये क्यों लागू करी गई? सबसे पहले ये है क्या? ये स्कीम इसलिए है क्योंकि ऐसा फील करा गया, ऐसा महसूस करा गया कि जो एज प्रोफाइल है वो 32-33 साल की है भारतीय सेना की, जो जवानों की प्रोफाइल है, सोल्जर्स की प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल को आपको नीचे लाना है कि वो 25-26 की हो। अ फिटर आर्मी, अ मोर निम्बल आर्मी, यानी कि थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के लेवल्स। 30s में आदमी जाता है, वो थोड़ा सा फिर कम हो जाता है, 40s में जाता है और कम हो जाता है, फिर 50-50 जो क्रॉस कर जाता है, फिर उसको फिर बहुत मुश्किल होता है, और ये जाहिर सी बात है। एक तो ये कारण था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर हमें $75 अरब जो हमारा एक डिफेंस बजट है, उसमें से 60 से लेकर 65% जो है वो जा रहा था सिर्फ तनख्वाहों में और पेंशन्स में। नए नए हथियारों से जो लैस करना है फौज को, उसमें बड़ी सारी परेशानी आ रही थी। जाहिर सी बात है कि साहब ये क्या चल रहा है, मतलब वही पुराने हथियार हैं आपके, जो अभी भी जो बोफोर्स है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी, आपने कारगिल में सुना होगा, बोफोर्स ने बड़ा कमाल का काम करा, और जाहिर सी बात है बड़ी शानदार गन है ये 155 mm बोफोर्स, बड़ी शानदार गन है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस गन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, करीब 35-40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है इस गन की टेक्नोलॉजी। 22-23 साल तो कारगिल को ही हो गए, तो उससे पुरानी गन है ये। अभी तक ये रिप्लेस हो जानी चाहिए थी, नए नए वेपन्स आने चाहिए थे। मैं बोफोर्स को खराब नहीं कह रहा, मैं आज भी ये बड़ा शानदार वेपन सिस्टम है और इसमें कोई शक नहीं है। कारगिल की लड़ाई, जो कारगिल की विजय थी, उसमें बहुत बड़ा हाथ बोफोर गन्स का था। लेकिन समय बीतता है, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आती है। हमारी जो इंसास राइफल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिनके लिए पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? क्योंकि हमारे दो नेबर हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों अपनी फ़ौजों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, दोनों एडवांस वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट इंडक्ट करते हैं, लेते हैं, नए हथियारों से खुद को लैस करते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वो कैसे भी करता है, वो मांगे, लोन ले, जो करे, लेकिन किसी तरीके से अपनी फ़ौज को वो फिट रखता है। और ये हमें देखना पड़ेगा कि हम फ़ौज को ना इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, हम फ़ौज को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने देखा रशिया यूक्रेन, अगर कोई मुल्क सोचे कि सिर्फ डिप्लोमेसी से काम चल जाएगा, जबकि डिप्लोमेसी बहुत 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 ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी अगर मुल्क सोचे कि सिर्फ हम कूटनीति से काम चला लेंगे, डिप्लोमेसी से काम, ये होता नहीं है। क्योंकि आपकी डिप्लोमेसी तभी सक्सेसफुल रहती है जब पीछे आपके बंदा खड़ा है हथियार लेके, तब लोग आपकी बात मानते हैं। भाई बहन होए ना प्रीत, आपने सुना ही है, ये डिप्लोमेसी का एक अंडरलाइंग लॉजिक है। भाई बहन होए ना प्रीत, वो भय कौन डालता है दुश्मन में, दूसरी फौज में, दूसरे लोगों में भय कौन डालता है? भारतीय सेना है जो भय डालती है। तो हम भारतीय सेना का जो एज है उसको ब्लंट नहीं करने दे सकते। अच्छा, इसके खिलाफ काफ़ी सारे वेटरन्स ने बोला भी है, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका हमसे दशकों ज़्यादा, मतलब हम तो स्कूल में थे तब ये लोग हथियार लेके देश की सेवा कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो ये बहुत सीनियर लोग हैं जो आप ट्विटर पे देखते हैं, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कुछ पुराने कर्नल्स हैं, ये हमसे बहुत सीनियर हैं। तो इनसे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और इन लोगों के भी जो कंसर्न्स हैं, जो इन लोगों ने कंसर्न दिखाए हैं अपने, दोस्तों ये कंसर्न जायज़ हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं।
आप पहले समझिए। काफ़ी लोगों ने बोला कि साहब अगर एक बार फौज ने बोल दिया तो फिर ऐसा क्यों है कि ये वेटरन्स जो हैं ये ऐसी बात, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप समझिए, जो वेटरन्स बोल रहे हैं, जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, ये ऐसी कोई हवा में बात नहीं कर रहे। इनका डेकेड्स, दशकों का एक्सपीरियंस है। और ये बोल क्यों रहे हैं, आप पहले समझिए। इनको क्या आप बताइए, कोई भी वेटरन है ट्विटर पे, बुजुर्ग हैं, बड़े सीनियर हैं, वो क्यों, उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ मिलना है अग्निपथ से? उनको कुछ नहीं मिलना अग्निपथ से। वो अपने लिए नहीं बोल रहे कि मुझे कोई फायदा हो जाए, नहीं। उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है। रेजिमेंट से प्यार करो, फौज से प्यार करो, देश से प्यार करो। जब वो जेंटलमैन कैडेट थे एकेडमी में, एनडीए, ओटीए, आईएमए, जहां से भी वो आए हैं, उनका एक ही मकसद था कि किस तरीके से देश की रक्षा करनी, चाहे उसके लिए अपने अपने परिवार को जितनी भी सैक्रिफाइसेस देनी पड़े, बलिदान देने पड़े। तो उस एंगल से बोल रहे हैं। देखिए, दोनों किस्म के वेटरन्स, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं नहीं सही है, होना चाहिए, तो क्या हुआ। ये दोनों के दोनों वेटरन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों का जो दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो मोहब्बत करते हैं फौज से, इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वरना वेटरन भी कह देते जी हमें क्या लेना देना, हमें तो पेंशन आ रही है आराम से, हमने जो मेहनत करनी थी, देश सेवा करनी थी, कर ली, अब घर पे बैठो आराम से। पर नहीं, मोहब्बत है, प्यार है फौज के लिए, इसलिए कह रहे हैं, वरना नहीं कहते। अच्छा दोस्तों, अग्निपथ जो स्कीम है उसके लिए 2-4 चीज़ें बताई हैं उन लोगों ने। कुछ मैं चीज़ें अग्री करता हूं, कुछ नहीं अग्री करता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बात बोली गई कि वो लोग जाएंगे 4 साल के बाद वो क्रिमिनल एलिमेंट्स बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता बनेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है फौज के ऊपर। मुझे भरोसा है कि मैंने भी 5.5 साल नौकरी करी, मैं क्रिमिनल नहीं बना। मुझ जैसे कई हज़ारों दर हज़ारों शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको कितनी भी प्रॉब्लम आई, कितनी भी परेशानी आई, क्योंकि ऐसी एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स कम्युनिटी में, शॉर्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस है, हमारे टाइम पे तो 5 साल का ही होता था ना, 5+5 ईयर्स। तो जैसे ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस है, वैसे जवानों के लिए उन्होंने अग्निवीर एक टाइम के लिए, कुछ को लेंगे, कुछ को नहीं लेंगे। मेरी बात हुई जनरल अता हसनैन से। जनरल अता हसनैन साहब, सब लोग, आप लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एवी सिंह कमेटी बनी थी एक, और उस कमेटी ने ये बोला था, रिकमेंड करा था, उसका कैबिनेट का अप्रूवल भी है, बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की, कि जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं जब वो जाएंगे तो उनको लैटरल इंडक्शन होगा उनका CAPFs में, यानी कि BSF, ITBP, इधर इधर वो लोग जाएंगे तो उनको जॉब्स मिलें। अब हमारी ब्यूरोक्रेसी जिंदाबाद है भाई देश की, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं करा वो, कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद वो चीज़ नहीं हुई, और ये ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है आज की तारीख में कि उनको ऐसे सेटल कर। देखिए बात ये होती है ना कि आपने बोला कि तुम देश की सेवा करो, आपको उस बंदे का ध्यान रखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी कम्स एट अ कॉस्ट। नेशनल सिक्योरिटी मुफ्त में नहीं आती, ये हमें बात क्लियरली समझनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी विल ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट। आपको दाम देना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित रहे। दोस्तों, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, हम लोगों को और क्या करना चाहिए, ज़रा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात तो ये कि यार ये जो लड़के हैं, ये ट्रेन जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखिए ये सब बंद करिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने टेस्ट अपने पास कर लिए हैं और जिनका सब कुछ है, सब कुछ क्लियर है, बट एंड टाइम पे पॉलिसी चेंज हो गई जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, और आपकी जो शिकायत है वो जायज़ है। आपकी शिकायत को मैं नाजायज़ नहीं बोल रहा, आपकी शिकायत जायज़ है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन परेशानी तब है जब पूरा देश, पूरा विश्व ये देखता है कि लड़के आ रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं, मारपीट हो रही है। तो देखिए, ये फौजी नहीं है, ये फौजी हो नहीं सकता। फौजी का काम है देश की रक्षा करना, फौजी का काम है देश के लिए बलिदान देना, फौजी का काम ट्रेन जलाना नहीं है। हमारे साथ कितनी भी चीज़ें हुई शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की, मैं खुद शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हूँ, कितनी आपने कभी देखा है सड़क पे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर निकल गए और बसें, क्या हमें बस जलानी आती नहीं है? क्या हमें गोली चलानी नहीं आती? क्या हमें वायलेंस करना नहीं आता? क्या हमें अराजकता फैलानी नहीं? हमने ट्रेनिंग किस चीज़ की ली है फौज में? दुश्मन को मारने की तो ट्रेनिंग ली है, बाकी सब अंग्रेजी आप छोड़ दीजिए। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की बात, हमने ट्रेनिंग किस चीज़ की ली थी? हमने वही ट्रेनिंग ली थी जो कोई और आर्मी ऑफिसर लेता। हमारी ट्रेनिंग अलग थोड़ा ना होती है, हमने भी वही सीखा। यहाँ एक्सप्लोजिव लगाना, यहाँ पे ऐसे करना है, इसको ये से फायरिंग करनी है, ये गोली चलानी है। लेकिन आपने कभी देखा किसी SS ऑफिसर को कि हमें हमारा हक नहीं मिला इसलिए हम ट्रेन, हाँ ठीक है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन एक संवैधानिक दायरे के अंदर। ये बात ठीक नहीं है, ये बसें जलाना। ठीक है,
अब मैं सरकार से कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अग्निपथ स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत लोग दे चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो लड़के हैं, ये जो जवान बनेंगे 4 साल के लिए, आपको कुछ ना कुछ इनको वे फॉरवर्ड दिखाना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि तुमने 4 साल नौकरी करी, अब एक काम करो, तुम भाड़ में जाओ। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, एटलीस्ट इट डज नॉट सीम मॉरली करे। मुझे ये नैतिक रूप से ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं फौज जो भी करती है मैं ब्लाइंड सपोर्ट करता हूं, ठीक है। मैंने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं करा, ना मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर रही, मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एक राय दे रहा हूं, एक नागरिक होने के नाते, एक वेटरन होने के नाते, कि ये जो बच्चे हैं ना, ये 17.5-18 साल के तो बच्चे ही हैं। ये अब ये फौज में जाएंगे ना, आप 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हमारा सोशल स्ट्रक्चर, या गांव में क्या शक्ल दिखाएगा ये बंदा, तुझे तो रखा ही नहीं, तुझे निकाल दिया, ये क्या बोलेगा गांव में अपना। दूसरी चीज, उसने मेहनत करी, उसने, कुछ लोग हैं, आपने वो देखा था मैकडॉनल्ड्स में, वो प्रदीप मेहरा, क्या नाम था वो लड़का जो कुमाऊं का था, वो बड़ा वायरल हो गया, जो भाग रहा था रात को, एक्सरसाइज कर रहा था पिट्ठू पहन के, कह रहा था मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता हूं, फिर रात को मैं 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूं फौज के लिए तैयारी। यार ऐसा है कि ऐसे लाखों प्रदीप मेहरा हैं, लाखों इस देश में, और उनका जज्बा, जोश और जुनून फौज के साथ जुड़ा हुआ है। ये है एक किस्म की दीवानगी होती है लोगों में। इसमें आप और मैं ना इसको रोक सकते हैं, ना आप और मैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। होता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों का दिल दिमाग हार्डवायर्ड होता है कि वर्दी पहननी है, फौज में जाना है, ये है। और ये चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, अगर है तो है। मैं इतने लोगों को जानता हूं, मैं आई थिंक इट वॉज इन आमद को स्कूल एंड सेंटर जो अहमदनगर में, वहां पे एक लड़का, मैंने, एक यंगस्टर है बिल्कुल, मतलब लेफ्टिनेंट, 2 तारे कंधे पे, उसने आईआईटी कर ली थी, मुझे अभी तक उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उस अफसर ने आईआईटी क्लियर कर ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू। उसने छोड़ के वो आ गया यहां पे, ही जॉइन द आर्मी, क्योंकि वो गांव में ये देखता था कि किस तरीके से इज्जत होती है फौजियों की। उसने आईआईटी करी, आईआईटी छोड़ के फौज में आ गया, वो टैंक वैंक चला रहा है अभी। ही मस्ट बी अ कैप्टन नाउ, आई एम श्योर, क्योंकि 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जज्बात हैं, और जज्बाती ही लोग फौज में आते हैं। फौज में जज्बाती ही लोग आते हैं। ये आपको मेरी बात अच्छी लगे, कड़वी लगे, लेकिन ये सच है, ये जज्बाती लोग ही फौज में आते हैं। जो बहुत 3-5 है ना, 2+2=4, ऐसे लोग फौज में नहीं चल पाते ज्यादा। फौज जो चलती है, ठीक है, फौज की प्लानिंग यहां से होती है, ठीक है, फौज की प्लानिंग यहां से होती है, लेकिन फौज चलती यहां से है। ये बात आप याद रखिएगा। बिना दिल के कोई फौज नहीं है। फौज इज एन इमोशन। और भाई लोग एक बात समझ लेना, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम साहब वैष्णो देवी गए, हमें बुलावा आया, काफी लोग ये मानते हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि जब बुलावा आता है तब लोग जाते हैं माता के दरबार में ना। फौज भी वही है, फौज की तरफ से भी मां भारती बुलावा देती है, तब लोग जाते हैं। इट्स अ कॉलिंग, इट्स नॉट अ जॉब। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए जरा, जनरल बिपिन रावत, गॉड ब्लेस हिज सोल, आप जनरल बिपिन रावत साहब का एक वीडियो देखिए जरा। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज़ में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपने देखा जनरल साहब क्या कह रहे हैं, दिस इज अ कॉलिंग यार, ये नौकरी नहीं है। तो
किसी भी आदमी जिसने जिंदगी में सिर्फ इंडियन आर्मी सोची हो ना, अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ रिएक्शन गलत है, ट्रेन वेन जलाना, इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल वेल में डालिए जो ऐसा कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी फूक रहे हैं, नो मर्सी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर करेंगे क्या। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि सर आप एक बात करिए, एक पार्लियामेंट में, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आप, या विंटर सेशन जब भी होगा, जो मुझे नहीं पता, लेकिन होता है, आप उसमें ज़रूर लाइए सर इस चीज़ को और बोलिए कि हाँ ठीक है, जो भी अग्निवीर है, जो भी फिजिकली फिट है, जो भी जिसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं करी गई है, जो बिल्कुल फिट है, ठीक है, आपको 75% फौज से निकालने हैं, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको वो लोगों को आप बीएसएफ में डाल दीजिए, उन लोगों को आप सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में डाल दीजिए। इन फोर्सेस का भी देखिए पैसा बचेगा ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च होते हैं एक जवान की ट्रेनिंग में, वो पैसे बचेंगे। ट्रेन मैन पावर आपको मिल रहा है, एक मोटिवेटेड, जिसको आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, बेसिक्स आपको नहीं सिखाने पड़ेंगे। जो बेसिक इन्फेंट्री लेवल की टीचिंग होती है बीएसएफ में भी, आईटीबीपी में भी, आर्मी में भी, वो आपको नहीं सिखानी पड़ेगी। आपको तैयार बंदा आपको मिलेगा 23-24 साल का तैयार लड़का, और इनमें एज प्रोफाइल की प्रॉब्लम नहीं है जो फौज के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि बीएसएफ में तो वही 58 साल तक लोग रहते हैं। आप देख लेंगे बीएसएफ में वो हेड कांस्टेबल जो हवलदार के लेवल के होते हैं, हेड कांस्टेबल, वो कितने सीनियर मतलब उम्र में होते हैं, लेकिन फिर भी वो सर्विस करते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, और इनका भी बड़ा फायदा हो जाएगा और फौज का भी फायदा। देखिए ये जो है ना, सिर्फ फौज पे छोड़ देना कि ये तो इंडियन आर्मी की प्रॉब्लम है, नेवी की, एयरफोर्स की प्रॉब्लम है, तुम लोग मैनेज करो, ये हमारे, देखिए ये पूरे देश की समस्या है, पहले ये बात समझ लीजिए। मैं ये नहीं मानता कि वो बच्चा बाहर जाके क्रिमिनल बनेगा, मैं नहीं मानता, मैं थोड़ा ना बन गया क्रिमिनल या 5 साल के बाद। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो जो सिपाही होगा ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो सिपाही 17.5-18 साल की उम्र में पूरे देश की जिम्मेदारी ले सकता है, अगर वो कह सकता है कि मैं AK-47 लेके मैं कश्मीर में ऑपरेशंस करूंगा, मैं AK-47 लेके सियाचिन पे ड्यूटी करूंगा, मैं AK-47 लेके लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, मैं उसके सामने डट के खड़ा हो जाऊंगा। अगर वो लड़का 18-19 में, लड़का बच्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस उम्र का मैं हूं मेरे लिए तो बच्चा ही है वो छोटा सा, अगर वो लड़का, वो यंग सोल्जर जो है, अगर वो पूरे देश की जिम्मेदारी ले सकता है, तो यार देश उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकता। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इनसे बात करनी पड़ेगी और इनको ये बोलना पड़ेगा कि बेटा डोंट वरी, आप आ जाओ इंडियन आर्मी में, आपका स्वागत है। और अगर आप फिजिकली फिट हुए, मेंटली अलर्ट हुए, और अगर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केस नहीं है फौज में, तो आप जाओगे, आपकी एक जॉब अश्योर्ड है, एक जॉब अश्योरेंस आपकी है, आप चिंता मत करो अपने फ्यूचर का। ये हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और फौज ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अभी बोला है कि 21 से आई थिंक 23 साल वन टाइम कुछ कर दिया है। अच्छा, दूसरे लोग जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने सारे टेस्ट पास कर दिए, सब कुछ क्वालिफाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट्स। जो फौज वाला काम है ना, ये पूरा आर्मी में ज्वाइन कर रहा है, अफसर हो, जवान हो, कोई भी हो, ये दिल वाला काम है, ये मोहब्बत वाला काम है, इश्क वाला काम है, जुनून वाला काम है। ये दिस इज नॉट लाइक वेयरिंग अ टाई एंड गोइंग टू ऑफिस, ये वाला काम है नहीं। तो उसके साथ आप लोग कंपेयर मत करिए। दीज पीपल हैव टू बी डेल्ट विद डिफरेंटली, ठीक है ना। ये जिस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं, शायद ये करेक्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो ट्रेन मैन जला रहे हैं, इनको तो अंदर करिए पहले। जो पब्लिक प्रॉपर्टी जलाता है वो फौज के लायक नहीं है, वो फौज के बिल्कुल लायक नहीं, उसको अंदर करो। लेकिन जो बच्चे 3:30-4 बजे सवेरे उठते हैं गांव में, जो दौड़ लगाते हैं, क्योंकि गांव में माहौल ऐसा है कि ये फौज की वर्दी पहननी है, उनका क्या है, हमें उनके भी इमोशंस देखने पड़ेंगे। तो अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 चेंजेस अगर हम कर देंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा फिर, बिल्कुल ठीक है। हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, यहां पे भी होता है, वहां पे भी होता है, लेकिन वहां पे सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। इजराइल में सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चीन में सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, आप करिए, आपको अग्निपथ करना जरूर, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, देखिए कॉम्बैट इफेक्टिवनेस क्या होगी, ये क्या होगा, और रेजिमेंटल, ये सब फौज देख लेगी, ये मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी फौज पे 100% यकीन है, ठीक है। आप 4 साल के, आप 4 महीने जाइए, 4 महीने में फौज ऐसे पुर्जे रवा कर देती है ना, आदमी रॉकेट की तरह भागता है। तो वो फौज इंडियन आर्मी कर देगी, नेवी एयरफोर्स कर देंगे, इनका मुझे इसमें डाउट नहीं है, ना मेरा ये प्रॉब्लम है, ना मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं।
मेरा सिंपल ये चीज है कि 4 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो सिपाही क्या करेगा, वो सैनिक क्या करेगा, और अगर वो देश की जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो देश उसकी जिम्मेदारी लेने को क्यों नहीं तैयार, ये हमें देखना पड़ेगा। आखिरी चीज मैं ये अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं और इंग्लिश में ये इंटरव्यू मैंने लिया था जनरल अता हसनैन सर के साथ। उन्होंने भी एक बात बोली थी, जो जिस तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को ना एक दिन, लिटरली मैं कह रहा हूं, मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग आपस में ना शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जब बात करते हैं ना तो हम लोग मजाक करते हैं आपस में, वी जोक अमंगस्ट आवरसेल्व्स दैट एसएस का मतलब शॉर्ट सर्विस नहीं है, एसएस का मतलब है स्टेप सन, सौतेला बेटा। उसको निकाल के फेंक दिया, ठीक है, वो मरता है मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ डू वी केयर यार, इट डज नॉट मैटर। वो तो ठीक है, वो अफसर है, उसने अपना रास्ता निकाला, बहुत परेशानियों के साथ उसने ये प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि फौज के बाद बाहर की दुनिया फेस करना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है फौज के साथ बात डील करना। ऐसी फीलिंग आई मैंने 1999 में मैंने फौज छोड़ दी जब, और 1993 में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी, 94 में मैं कमीशन हुआ था। तो रूल्स ऐसे थे कि अभी भी वही रूल्स हैं, हमारे टाइम पे 5 years + 5 years होता था, अभी 10 years + 4 years है, 10 से 14 साल हो गया, बस यही फर्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने एसएस ऑफिसर्स को छोड़ दिया, जबकि कैबिनेट इसका अप्रूवल दे चुकी है। तो मैं अपील करता हूं कि देखिए, बात ये होती है ना, ऐसे डिमोटिवेशन सेट इन होता है और कोई बात नहीं है। डिमोटिवेशन, सारे के सारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ज्यादा के ज्यादा दे आर वेल सेटल्ड, उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। लेकिन कितनी परेशानियों से, मैं किस दिन दोस्तों अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा कि फौज छोड़ने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी, मैंने क्या क्या करा, मैं अपनी पूरी स्टोरी कभी आपको सुनाऊंगा और आप देखिएगा कि, और मेरा स्ट्रगल इतना ज़्यादा नहीं हुआ, कई शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो जब भी मैं ये अग्निवीर के बारे में सुनता हूँ कि यार ये, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने क्या क्या फेस करा था, और जबकि मैं ऑफिसर था, मैं ग्रेजुएट था, मेरी वो स्किल्स थी, मेरी ऑफिसर वाली ट्रेनिंग हुई थी, तो मैं बेटर इक्विप्ड था कंपेयर टू अ जवान, मैं बेटर इक्विप्ड था और मैं ये कर पाया, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न होता है कि ये बच्चे हैं बहुत ना, अभी 17-18 साल के, जो दे वेरी यंग, और हमें लगता है कि वी शुड टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल आप अग्निपथ करिए, अग्निवीर करिए, जैसा करना वैसा करिए, लेकिन 4 साल के बाद क्या करेगा, ये मेरा कंसर्न है। बाकी मेरे कंसर्न नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदूक उठा के कोई शार्प शूटर बनेगा, कोई इसका मर्डर करेगा, उसका मर्डर करेगा, ये मैं इन सब डायरेक्शन में सोच नहीं रहा। मुझे रेजिमेंटल स्पिरिट पे पूरा भरोसा है, मुझे फौज के रेजिमेंटेशन पे 100% यकीन है, और मुझे ये पक्का पता है कि फौज इसको लेके, मतलब ये फिट है फौज का। आज की फौज नहीं है दोस्तों, 250 साल पुरानी फौज है। इस फौज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इस फौज ने युद्ध देखे हैं, मारकाट देखी है, खून खराबा देखा है, और ये फौज परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई, ये सब देख देख के 250 साल से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से अगर आप देखें 250 साल हो गए इस फौज को, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये फौज बिल्कुल फिट है, ये फौज ठीक कर देगी। जो अग्निवीर आया, कोई भी XYZ आया, उसको तो फौज अपने गले से लगा देगी, उसको ठीक कर देगी। लेकिन एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, हम लोगों को क्या करना चाहिए उनके लिए, जब वो 4 साल के बाद छोड़ कर आएगा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। 4 साल के बाद करेंगे, और जो लोग, खासतौर से वो बच्चे, वो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, जो सब कुछ सारे अपने टेस्ट पास करके तैयार हो गए, जिनके मन में एक था कि हम फौज जाएंगे, एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन है ना। डोंट कंपेयर इट टू GRE और GMAT, प्लीज डोंट कंपेयर इट टू दी अदर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, जो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुनूनियों का काम है। ये नॉर्मल आदमी जाता ही नहीं है फौज में। मैं आपको हंसी आएगी, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल बंदे नहीं जाते फौज में, वो जुनूनी टाइप के लोग जाते हैं फौज में। और आर्मी इज अ मैग्नेट फॉर पैशनेट पीपल। द इंडियन आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, फाइटर पायलट को देखिए, सबमरीनर को देखिए, क्या इनकी जिंदगी आसान है? वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। हर समय ऐसा लगता है कि आज जान गई, कल जान गई, अभी जान गई, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। प्लेन टेक ऑफ्स, विल यू लैंड, आप लैंड करेंगे, घर वापस जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ माँ बाप के पास जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पता वहां पे। तो ऐसे काम के लिए आपको बंदे ही ऐसे चाहिए जो जुनूनी हो। यू नीड पीपल हु आर मोटिवेटेड टू सच एन एक्सटेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपए महीने के लिए कोई कारगिल की चोटी चढ़ जाता है, तो बस ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जिसको भी शक है, मैं आपको कहता हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए महीने दूंगा, आप चढ़ जाओ जरा कारगिल एक बार दुश्मन के सामने।
50 लाख रुपए महीना ले लो आप तब नहीं चढ़ोगे, करोड़ रुपए ले लो आप नहीं चढ़ोगे। ये खास किस्म का दीवानापन होता है, और हमें इस दीवानेपन की, इश्क की, मोहब्बत की, देश के लिए, वर्दी के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। दोस्तों एंड में मैं सिर्फ एक बात ही कह रहा हूँ, वी नीड टू लुक आफ्टर दीज पीपल आफ्टर 4 years। आपको जो स्कीम है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने सोच लिया इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है, आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई मे और मे नॉट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, दैट्स ओके, बट इनके बारे में आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। हम सबको इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जवान है 4 साल के बाद कहां जाएगा। इसको एक अश्योर्ड, एक गारंटीड, अगर बीच में किसी को गोली लगती है, कोई वीरगति को प्राप्त होता है, किसी के हाथ पैर नहीं चलते, कोई पैराफ्लेजिक हो जाता है, इट इज द जॉब, इट इज द ड्यूटी ऑफ द नेशन टू लुक आफ्टर दैट सोल्जर। उस फौजी का ध्यान रखना, उसके परिवार का ध्यान रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, ये हमें करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है हमने तुम्हारा इंश्योरेंस करवा दिया 40 लाख का, 40 लाख का क्या करेगा, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। वी हैव टू लुक आफ्टर। देखिए ऑल दिस कम्स एट अ कॉस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो भी स्कीम है अग्निपथ, इसमें 2-4 चीज़ें हमें अगर हम कर दें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी। और एंड में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा जाते जाते कि जो वेटरन्स जो है ना, हमारे बुजुर्ग जो बड़े हैं, जो अगर ओपिनियन दे रहे हैं कुछ, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे पाकिस्तान से भी कॉल है, यार बड़ा क्या हो रहा है इंडिया में, और वेटरन्स आपस में, कोई आपस में नहीं लड़ रहा, कोई आपस में नहीं लड़ रहा। जो वेटरन्स इसके खिलाफ भी हैं, वो क्यों हैं खिलाफ इसके? कोई फौज देश के खिलाफ थोड़ा ना, इन लोगों ने तो खून बहाया अपना देश के लिए। उनको मोहब्बत है, उनको इश्क है, उनको प्यार है फौज से, और अपने दिल के टुकड़े पर जब भी कोई ऐसा चेंज देखता है तो आदमी रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन वही है, ये रिएक्शन जो हो रहा है ना वेटरन्स का, ये प्यार मोहब्बत की वजह से हो रहा है, ये किसी की खिलाफत में नहीं हो रहा, ये प्यार मोहब्बत के लिए हो रहा है। तो ये जानने की जरूरत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जल्द मैं आऊँगा एक और वीडियो लेके, तब तक जय हिंद।